जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से लेकर आ गए हैं हम आपके लिए यूपीएससी टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री के जो यूपीएससी 2027 के लिए आप लोगों के लिए खास होने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किसी एकमात्र शहर में घरों के मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, न कि पीछे की गलियों में। तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा। तो इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि लोथल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन के तहत सुरक्षा और धूल के बचाव के लिए घरों के दरवाजे पीछे की गलियों में खुलते थे। लेकिन लोथल एक बंदरगाह शहर था। व्यापारिक सामान को सीधे जहाजों और गाड़ियों के में लादने की सुविधा के लिए यहाँ घरों के दरवाजे सीधे मुख्य सड़क की ओर बनाए गए थे। इसीलिए ऑप्शन सी लोथल राइट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार 1837 में किसने पढ़ा था और वे किस लिपि में थे? ऑप्शन ए है वेदों की सर्वोच्चता और यज्ञ, और बी है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, और सी है आत्मा की अमरता यानी कि अविनाशी होना, और डी है कठोर तपस्या और कायालेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। क्योंकि बुद्ध और जैन दोनों धर्मों ने वेदों की सर्वोच्चता और कर्मकांडों का विरोध किया, लेकिन दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते, सॉरी, पुनर्जन्म को मानते थे। फर्क यह था कि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता था, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवादी यानी कि आत्मा को न मानने वाला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य प्रशासन में धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा के लिए कर वसूलना, या फिर समाज के विभिन्न वर्गों में नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार करना, या गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करना, या विदेशी आक्रमणों से सीमा की रक्षा करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समाज के विभिन्न वर्गों में नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार करना। क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष के धम्म महापात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इनका कार्य समाज में नैतिक आचार संहिता यानी कि धर्म का प्रचार करना और समाज के सभी संप्रदायों के बीच सद्भाव बढ़ाना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल के संदर्भ में दीनार शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, या फिर तांबे के सिक्के, या फिर भूमि मापने की एक इकाई। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। इसका जवाब यदि आप लोगों को नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा सोने के सिक्के। तो ऐसा क्योंकि गुप्त राजाओं ने भारत के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। गुप्तकालीन अभिलेखों में इन सोनों के सिक्कों को दीनार कहा गया, यानी कि जो सोने के सिक्के थे उन्हीं को दीनार कहा गया। वही चांदी के सिक्कों को रुपए कहा जाता है, यानी कहा जाता था। सोने के सिक्कों को दीनार और चांदी के सिक्कों को रुपए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चोल प्रशासन की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी, जिसकी जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेखों से मिलती है? एक शक्तिशाली नौसेना, पूर्णतः केंद्रीय शासन व्यवस्था,
स्वायत्ता ग्रामीण स्थानीय स्वशासन विशाल किलों का निर्माण। तो ये हो जाएगा स्वायत्ता ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, क्योंकि चोल साम्राज्य अपनी लोकतांत्रिक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसमें उर सभा जैसी ग्राम सभाएं थी। उत्मेरुरु शिलालेख से पता चलता है कि समितियों के सदस्यों की चुनाव पर्ची लॉटरी निकाल कर किया जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के किस प्रसिद्ध दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल थे, जो प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत पर आधारित है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सांख्य दर्शन, क्योंकि सांख्य दर्शन भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है, जिसके प्रवर्तक महर्षि कपिल थे जिसके प्रवर्तक महर्षि कपिल थे। यह दर्शन माना जाता है कि सृष्टि का निर्माण प्रकृति यानी पदार्थ और पुरुष चेतना के संयोग से हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति यानी मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू की थी और वस्तुओं के दाम तय किए गए थे? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने एक साल स्थायी सेना को कम वेतन में बनाए रखने के लिए बाजार सुधार किए थे। उसने अनाज, कपड़े और घोड़ों के दाम तय कर दिए यानी कि दाम तय कर दिए थे, और कम तोलने वाले दुकानदार के शरीर से मांस काटने का सख्त नियम बनाया था। अब मतलब इतना सख्त नियम था कि इंसान के शरीर से उसका मांस काटने का भी नियम बनाया था। तो अब बात करते हैं हम उस विजयनगर साम्राज्य की, जहाँ पर पहले राजाओं यानी कि राजा और उनके सलाहकार ज्यादातर रहते थे। तो विजयनगर साम्राज्य में चाणक्य, अमरनायक वास्तव में कौन थे? शाही परिवार के पुजारी, विदेशी व्यापारी, सैन्य कमांडर जिन्हें शासन के लिए भूमि अमरम अमरम दी जाती थी, या महलों की रक्षा करने वाले अंगरक्षक? तो इसका राइट आंसर है सैन्य कमांडर, जिन्हें शासन के लिए भूमि यानी कि अमरम दी जाती थी। अमरनायक विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक प्रणाली की एक मुख्य विशेषता थी। ये सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजा यानी कि राय द्वारा प्रशासनिक कार्यों और सेना के रख रखाव के लिए अमरम नामक भूमि क्षेत्र दिए जाते थे। यह काफी हद तक सल्तनत की एकता प्रणाली जैसी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार से क्या तात्पर्य था? जात पैदल सैनिक सवार यानी कि घुड़सवार, या फिर जात व्यक्तिगत पद और वेतन, और सवार आवश्यक घुड़सवारों की संख्या, जात यानी धार्मिक पद सवार, कर वसूलने वाला अधिकारी, जात यानी गुप्तचर सवार, संदेश वाहक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जात व्यक्तिगत पद और वेतन, और सवार आवश्यक घुड़सवारों की संख्या। मनसबदारी मुगलों की प्रशासनिक सैन्य व्यवस्था थी। इसमें जात से दरबार में अधिकारी की रैंक यानी कद और वेतन का निर्धारण होता था। सवार से यह तय होता था कि उस अधिकारी को अपने अधीन कितने सहस्त्र घोड़े रखने अनिवार्य है। तब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के लिए बस इतने ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर और कमेंट किया तो इससे भी और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। जय हिंद।